अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अवेयरनेस रिएक्शंस। आज हम बात करेंगे उस्मानी फौज का ताकतवर दस्ता जिसने अपने ही 3 सुल्तान माजूल और कत्ल किए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सल्तनत उस्मानिया के 16वें सुल्तान उस्मान दोम हमला आवर 10 जिलादों में से 3 को पिछाड़ चुके थे जब एक फंदे का शिकार होकर गिर गए और इनमें से एक ने फौजी दबाकर उन्हें मार दिया। तुर्क तारीखदान अकरम बुगरा कहते हैं 1622 में ये पता चलने पर कि बड़ी तादाद में इन फौजियों का सिरे से वजूद ही नहीं था, जिनकी तनख्वाह हर 3 माह के बाद बांटने के लिए अफसरों को दी जाती थी। सुल्तान उस्मान दोम ने इस्लाहात का सोचा तो फौज ने बगावत कर दी। फौज ने बगावत करते हुए वजीर आजम और सदर ख्वाजा सरा को कत्ल करके सुल्तान के चचा और साबिक सुल्तान मुस्तफ़ा को तख्त पर बिठा दिया और फिर इन उस्मान की जान ले ली। उस्मानी तारीख में यह पहला वाक़या था जब किसी सल्तनत को बगावत के जरिए मौजूल करके कत्ल किया गया, मगर इससे भी ज़्यादा ये अहम बात थी कि बगावत करने वाले इनके ख़ास मुहाफिज थे। ये मुहाफिज यनीचरी थे। तुर्क ज़ुबान की इस इस्तिलाह का मतलब है नई फ़ौज। उर्दू में इन्हें जानिसार कहा गया और अंग्रेज़ी में जानिसीज़ा। ये नाम इस बाकायदा प्यादा फ़ौज को दिया गया था जिसे 14वीं सदी में उस्मानी तुर्कों ने तश्कील दिया था। उर्दू दारे मुआरिफ इस्लाम के मुताबिक इस फौजी दस्ते की तरतीब व निज़ाम की इब्तदा उस्मानी सल्तनत के बानी सुल्तान उस्मान के बेटे सुल्तान और खान के ज़माने सन 1326 से हुई। ये तमाम अदवार 14वीं सदी से शुरू हुए। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर कब्जा, 1514 में जंग चालदरान में सफवी ईरानियों को शिकस्त देकर अनातोलिया के मशरकी हिस्से पर कब्जा और 1516 में मर्ज दामिक नामी लड़ाई जिसमें उस्मानियों ने मुल्कों से हल्ब दमश्क वगैरह छीन लिए, सब में यनीचरी का अहम हिस्सा था। तथाल लिखते हैं कि जंगों में यनीचरी अपनी महारत और बहादुरी से जंग का पासा पलट दिया करते थे। इसी वजह से यूरोपीय बादशाह यनीचरी को तुर्कों का खुफिया हथियार कहते थे। यनीचरी खाने के एक मजबूत सकाफत से जुड़े हुए थे। गैलिस फाइनस्टाइन की किताब फाइटिंग फॉर ए लिविंग के मुताबिक यनीचरी कोर को उजाग कहा जाता था, जिसका मतलब चूल्हा भी तैयार और आतिशदान भी। इनका सबसे बड़ा मुकद्दस निशान कांसी का एक बहुत बड़ा कढ़ाऊ था। इसे कजान कहते थे। खाने और ज़रूरी मुशावरत के लिए वो इसके गिर्द जमा होते थे। इन्हें सुल्तान के महल से काफ़ी मिकदार में खाना मिलता था, जैसे गोश्त का पुलाव, सूप और ज़ाफ़रान की खीर। रमज़ान के महीने में ये फौज महल के बावर्ची खाने की तरफ एक कतार बनाते थे जिसे बकलावा जुलूस कहा जाता है। इसमें वो सुल्तान की तरफ से तोहफे के तौर पर मिठाइयाँ वसूल करते थे। सुल्तान से खाना कबूल करना यनीचरियों की वफादारी की अलामत था, ताहम उनका खाने की पेशकश मुस्तरद करना सुल्तान के लिए मुसीबत की आमद का इशारा था। अगर यनीचरी सुल्तान से खाना कबूल करने में हिचकिचाते तो ये बगावत के आगाज़ का इशारा था। कजान को उल्टा कर देना बगावत की अलामत थी। आगे चलकर जब सुल्तान मोहम्मद राबे चौथे के अहद 1641 से 1687 में जो शीरमा का यह दस्तूर मतरूक हो गया तो इसे बड़ी कसरत से उल्टा कर दिया गया। उनकी वफादारी को यकीनी बनाने के लिए उन्हें रियासत के बाकी शहरियों से अलग रखा जाता था। शादी की इजाज़त 40 की उम्र के बाद मिलती। ये सिर्फ मूछें रख सकते थे, दाढ़ी नहीं। खालिद तथाल के मुताबिक हर 3 माह बाद बाकायदगी से नकद तनख्वाहें दी जाती थी। तनख्वाहों की अदायगी के वक्त सुल्तान खुद यनीचरी के लिबास में छावनी आते और खुद भी कतार में लग कर तनख्वाह वसूल करते थे। जंग में यनीचरी दस्तों की क़यादत हमेशा सुल्तान खुद करते। जैसे जैसे यनीचरी अपनी अहमियत से वाकिफ होते गए वो एक बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश करने लगे। सन 1481 में सुल्तान मोहम्मद सानी की दोबारा तख्त नशीनी के मौके पर यनीचरियों की शोरिश को बड़ी सख्ती से कुचल दिया गया। सुल्तान की तख्त नशीन के वक्त जो बख्शिश फौज में तकसीम की जाती थी उसके मुतालबे की आड़ में फौजी बगावतें बकसरत होने लगी। 17वीं सदी के अवाइल तक यनीचरी का कासरो रसूख इतना था कि वो हुकूमत पर हावी हो गए। वो बगावत कर सकते थे, पॉलिसी बना सकते थे और फौज के ढांचे को जदीद बनाने की कोशिशों में रुकावट भी बन सकते थे। वो जमींदार और ताजिर भी बन गए। जब यनीचरी अमली तौर पर सुल्तान से पैसे बटोरने लगे और कारोबारी और ख़ानदानी ज़िंदगी ने जंगी जोश की जगह ले ली तो 1683 में वयाना की दूसरी जंग के बाद सल्तनत उस्मानिया की शुमाली सरहदें आहिस्ता आहिस्ता जनूब की तरफ सिकुड़ना शुरू हो गई। सल्तनत उस्मानिया की पूरी तारीख में कई यनीचरी बगावतें हुई। इन तमाम बदअनवानियों से सिर्फ मुराद राबे का अहद 1622 से 1640 महफूज रहा, क्योंकि उन्होंने यनीचरियों में नए सिरे से निज़ाम व नस्क कायम कर दिया था।
انہیں 8 اگست 1648 کو علماء کی حمایت سے ینیچریوں نے بغاوت کے ذریعے موصول کیا اور 10 دن بعد پھانسی دے دی۔ تھال لکھتے ہیں کہ ترکی کی سمٹتی سلطنت اور عسکری کمزوری سے نمٹنے کے لیے سلطان سلیم سوم نے نظام جدت کے تحت جدید یورپی اسلحے اور جنگی طریقوں کے مطابق نئی فوج تشکیل دینا چاہی، لیکن ینیچری اپنی معاشی و عسکری قوت کی وجہ سے تمام اصلاحات کی مخالفت کرتے رہے۔ ینیچریوں نے شیخ الاسلام عطا اللہ افندی سے فتویٰ دلوایا جس میں یورپی طرز پر فوجوں کی تنظیم کو بے دینی سے تعبیر کیا گیا۔ افندی نے فتویٰ دیا کہ ایسا بادشاہ جو قرآن کے خلاف عمل کرتا ہو بادشاہی کے لائق نہیں، چنانچہ 1807 میں سلیم کو معزول کر کے قتل کر دیا گیا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ینیچریوں کی تنظیم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی۔ سلطان مراد ثالث نے سن 1582 میں اوجاک کو مجبور کیا کہ وہ قواعد و ضوابط اور غازِ فرہاد کے استعفے کے باوجود ان بازیگروں اور پہلوانوں کو فوج میں بھرتی کرے، جنہوں نے شہزادے بعد میں سلطان محمد ثالث کی رسم ختنہ کی تقریب میں لوگوں کو مخلوط کیا تھا۔ لیکن یونانی مورخ دیمتری کشٹسٹ لکھتا ہے کہ بہت سے حسنیائی مسیح خاندان دیو شرما کی تعمیل کے لیے تیار تھے کیونکہ اس سے سماجی ترقی کا امکان تھا۔ تھال لکھتے ہیں کہ ینیچری کے غلام ہونے کی شرط کے خاتمے کے بعد ان کی عزت و وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ ینیچری نے درباری سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ یوں معاشی اور سماجی بدحالی کے دور میں ینیچری نے بہت زیادہ مراعات حاصل کر لی۔ ینیچری کے افسران نے اس ٹیکس سے بھی استثناء حاصل کر لیا جو مسلمان آبادی کو دینا پڑتا تھا۔ ٹیکس کی ادائیگی سے ان کی چھوٹ کی وجہ سے باقی آبادی انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تھی۔ جہاں ینیچری کے افسران بہت امیر ہوتے گئے وہیں نچلے درجے کے فوجیوں کو بسا اوقات تنخواہ تک نہ ملتی تھی۔ یوں ینیچری کی نچلی سطح کے لوگوں نے دستکاریوں اور تجارت کی طرف توجہ مبذول کر لی۔ بعض لوٹ خسوٹ کر کے گزر بسر کرنے لگے۔ بہت سے لوگ سپاہی نہیں تھے لیکن پھر بھی سلطنت سے تنخواہ وصول کرتے تھے۔ بہت سے عام ینیچریوں نے خاص طور پر صوبوں میں بغاوتیں شروع کی اور خود مختاری کا مطالبہ کیا۔ بلقان کی مسیح قسطنطنیہ سے بھیجی گئی نئی ترک فوجوں کے خلاف احتجاج کرنے لگے۔ کچھ ینیچری دھیمے رہ کر اور عام نوکریاں کر کے بچ گئے۔ تقریباً 100 دیگر ینیچری سسٹرن آف فلوکسٹن کی طرف بھاگے جہاں ان میں بہت سے ڈوب گئے۔ 1826 کے آخر تک قید کیے گئے ینیچریوں کی قلعے میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ جلد ہی بیل ٹاور کہلانے لگے۔ ہزاروں کی تعداد میں ینیچری مارے گئے اور یوں ایک ایلیٹ نظام اپنے اختتام کو پہنچا۔ محمود ثانی نے سلطان کی حفاظت کے لیے ینیچریوں کی جگہ ایک نئی جدید کور فوجی دستے عساکر منصور محمدیہ قائم کی۔ البتہ اس واقعے کے بعد سلطنت عثمانیہ کی فوجی پوزیشن میں عارضی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روسی سلطنت نے عثمانیوں کو 7 اکتوبر 1826 کو اکرمین کی کنونشن قبول کرنے پر مجبور کیا جس میں عثمانیوں کو روسیوں کی شکست آمیز رعایتیں دینا پڑی۔ سلطان محمد ثانی کے کنونشن سے انکار